नमस्कार, मैं हूं अनुपम। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। देहरादून से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का 2 दिन का हरिद्वार का दौरा है। मुख्यमंत्री के स्वस्थ होने के बाद यह पहला दौरा है। आज शाम 4 बजे पतंजलि योगग्राम पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। गुरुवार शाम देहरादून लौटेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। हरिद्वार में मकर संक्रांति का पर्व स्नान कल है। ऐसे में कुंभ की तैयारियों की समीक्षा भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री क्योंकि जिस तरीके से अस्वस्थ थे, उसके बाद स्वस्थ होने के बाद उनका ये पहला दौरा है हरिद्वार का। हरिद्वार में मकर संक्रांति का कल स्नान होना है। उसके लिए तमाम इंतजामों को, तैयारियों को मुख्यमंत्री देख सकते हैं, उनकी समीक्षा कर सकते हैं। 2 दिन का ये हरिद्वार का दौरा और आज शाम को मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। सीएम के स्वस्थ होने के बाद ये पहला दौरा है। चौदह जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान होगा, जिसमें इस बार कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। 14 जनवरी के स्नान को कुंभ से पहले ट्रायल और टेस्टिंग के तौर पर देखा जा रहा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी नरेंद्र गिरी का कहना है कि मकर संक्रांति का स्नान तैयारियों की टेस्टिंग होगा और संत चाहते हैं कि 2021 का कुंभ 2019 के प्रयागराज कुंभ जैसा हो। वहीं अग्नि अखाड़े के स्वामी कैलाशानंद का कहना है कि मुख्यमंत्री से कुंभ की तैयारियों पर बातचीत हुई है। वहीं 14 जनवरी के स्नान के बाद इस बात पर विचार होगा कि कैसे कुंभ सुंदर हो। वहीं कुंभ की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने तेजी के साथ निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि जरूरी कामों को नहीं छोड़ा जाए, साथ ही जनवरी महीने में काम खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि 20 जनवरी तक पेंडिंग कामों के ऑर्डर जारी किए जाएं। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। दीपांकर, कल मकर संक्रांति का स्नान भी होना है, मुख्यमंत्री भी आज हरिद्वार पहुंचेंगे। किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या मुख्यमंत्री समीक्षा भी कर सकते हैं? बिल्कुल अनुपम, जिस तरीके से आपने बताया कि सरकार, शासन, संत सभी के लिए अब जो बड़ा इंतजार है वो कुंभ 2021 का है और ये महापर्व होगा सभी संतों के लिए। तो इसकी तैयारियां हर लेवल पर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज शाम 4 बजे पतंजलि योगग्राम पहुंचेंगे और कल भी मुख्यमंत्री का जो सरकारी कार्यक्रम है वो पतंजलि का ही है और कल शाम को मुख्यमंत्री को वापस लौटना है देहरादून। लेकिन इस बीच कल देहरादून हरिद्वार में कुछ बड़े आयोजन है, जिसमें एक तो मकर संक्रांति का स्नान है जो पर्व स्नान है, इस साल का पहला पर्व स्नान है और बिना पाबंदियों के स्नान है। इसमें सरकार यह बात आंकना चाहती है कि कोरोना के स्थितियों के बावजूद कुंभ की किस तरह की तैयारियां हैं, कितने लोग वहां पर पहुंचते हैं, ये इन सब पर सरकार की नजर रहेगी, शासन की नजर रहेगी। इसके अलावा जो निरंजनी अखाड़ा है, उस अखाड़े में आचार्य महामंडलेश्वर के पद पर कल पट्टाभिषेक होना है कैलाशानंद महाराज का, तो उस कार्यक्रम में भी तमाम लोग मौजूद रहेंगे, वीवीआईपीज। हो सकता है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य वहां पर मौजूद रहेंगी। और इसके अलावा जो तीसरी बात है, जो संत, सरकार और मेला प्रशासन और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नजर जिस बात पर रहेगी वो इसी बात पर रहेगी कि हरिद्वार में हर की पैड़ी या बाकी घाटों में कितने वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, कैसा स्नान कल का रहता है, वहां पर स्थितियां कैसी रहेंगी। और कल का स्नान ओवरऑल एक आंकलन होगा कि आगे जो वसंत पंचमी का पर्व स्नान आना है या फिर जो शाही स्नान होने 4 कुंभ के, उनकी तैयारियां कैसे की जाएंगी। बिल्कुल दीपांकर, कितने बजे मुख्यमंत्री देहरादून से हरिद्वार के लिए निकलेंगे और क्या माना जाए मकर संक्रांति का, क्योंकि पावन पर्व है और तमाम श्रद्धालु भी पहुंचेंगे, ऐसे में मैसेज देने के लिए क्या मुख्यमंत्री भी कल मकर संक्रांति के पर्व पर स्नान कर सकते हैं? अनुपम, जो सरकारी कार्यक्रम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का है, फिलहाल उसमें ऐसी कोई भी जो दूसरे कार्यक्रम मेंशन नहीं है। फिलहाल मुख्यमंत्री का पूरा कार्यक्रम पतंजलि का है, लेकिन हो सकता है कि मुख्यमंत्री पट्टाभिषेक का जो कार्यक्रम है निरंजनी अखाड़े में उसमें शामिल हो सकता है कि मुख्यमंत्री यहां पर अधिकारियों से बातचीत करें और हो सकता है कि संतों से भी उनकी बातचीत हो आगे कुंभ को लेकर। लेकिन अभी जो कार्यक्रम है उसमें यह नहीं है, लेकिन अनऑफिशियल तरीके से हो सकता है कि अगर मुख्यमंत्री हरिद्वार में रहेंगे और मकर संक्रांति के पर्व के दिन पर रहेंगे तो मुख्यमंत्री की नजर भी इस बात पर जरूर रहेगी
रहेगी कि तैयारियां किस तरीके की ग्राउंड पर हुई हैं? अनुपम, कोरोना काल है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि टीकाकरण की शुरुआत भी होनी है। ऐसे में अफसरों को निर्देश देने के साथ क्या माना जाए, कल स्नान पर्व पर कोरोना के गाइडलाइंस का पालन भी हो, ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। बिल्कुल अनुपम, कल जो मकर संक्रांति का स्नान होगा वो पूरे तरीके से एक बड़ी टेस्टिंग के तौर पर, ड्राई रन के तौर पर उसे देखा जा रहा है कि देखा यह जाए कि कोरोना चल रहा है, वैक्सीन अभी आनी शुरू होगी, 16 तारीख से वैक्सीन लगनी शुरू होगी, जिसमें फर्स्ट फेज में जो हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनका नंबर आएगा। लेकिन जो दूसरे राज्य है, हरिद्वार में स्नान करने वाले लोग आते हैं, उसमें हरियाणा से, उसमें उत्तर प्रदेश से, तो बॉर्डर अगर ओपन रखे जाएंगे और मकर संक्रांति में जो श्रद्धा लोगों की होती है, क्योंकि कल से सूर्य उत्तरायण होंगे, तो उत्तरायणी का जो स्नान कल होना है उसमें खुद ब खुद कितने लोग आते हैं, अगर इसमें बड़ी संख्या में लोग आएंगे बिल्कुल बिल्कुल दीपांकर, आप देखना है कल कितनी भीड़ उमड़ती है हरिद्वार में, धर्मनगरी में, और उसके बाद किस तरीके के इंतजाम होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरा अपडेट देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। प्रदेश में मंगलवार को कोरोना के 184 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में 2600 एक्टिव केस हैं। कल देहरादून में 89 और नैनीताल में 43 नए कोरोना केस सामने आए हैं। देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बर्ड फ्लू में पशुपालन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग ने अभी तक एक भी सैंपल जांच के लिए नहीं भेजे हैं। विभाग ने अभी तक गढ़वाल से 470, तो कुमाऊं से 300 पोल्ट्री सैंपल लिए गए। गढ़वाल के सैंपल ऋषिकेश और कुमाऊं के सैंपल रुद्रपुर लैब में जमा किए गए हैं। वहीं मामले पर पशुपालन विभाग के निदेशक के जोशी ने बताया कि जल्द ही जांच के लिए इनको बरेली भेजा जाएगा। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है और अब राज्य में प्रवासी पक्षियों की मौत भी होने लगी है। उधम सिंह नगर में 7 प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है। इनके सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। वहीं देहरादून के राजाजी टाइगर रिजर्व में एक जंगली कबूतर मरा हुआ पाया गया है और यह मौत भी बर्ड फ्लू के चलते होने की आशंका जताई जा रही है। देश में पहली बार टाइगर रिजर्व में पक्षी मरा हुआ पाया गया है और इसका सैंपल भी जांच के लिए भेजा गया है। राज्य में अब तक कुल 78 पक्षियों की जो मौत हुई है। देहरादून में सबसे ज्यादा 44 पक्षियों की मौत हुई है। मृत पक्षियों में कौवे, कबूतर, बगुला और उल्लू भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। रुड़की के पिरान कलियर में मुर्गियों के मरने की खबर से हड़कंप मच गया है। पशुपालन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर जांच की और शुरुआती वजह बुखार बताई गई है। तुरंत मुर्गी पालकों को दवा उपलब्ध कराई गई और सैंपल जांच के लिए बरेली भेज दिए गए हैं। पिछले 2 दिन में पिरान कलियर में 20 से ज्यादा मुर्गियों के मरने की खबर है। इसके बाद सभी पोल्ट्री फार्म को अलर्ट कर दिया गया है। सावधानी के तौर पर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद किसी तरह का सेकेंडरी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या ठंड जिस तरह चल रही है इस समय, ठंड की वजह से भी अगर इनको टेम्परेचर नॉर्मल है तो इनमें मोर्टेलिटी हो जाती है। ये रूटीन प्रोसेस है। बाकी इसका सैंपल के बाद जो लैब रिपोर्ट आएगी उससे कंफर्म पता चल जाएगा कि रीजन क्या है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाइल्ड बर्ड पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो डोमेस्टिक बर्ड पर पशुपालन विभाग फोकस करेगा। करीब 500 कौवों और अन्य पक्षियों की मौत के बाद सोमवार शाम को बर्ड फ्लू की पुष्टि कर दी गई, जिसके बाद पूरा विभाग अलर्ट में आ गया। वन विभाग ने जिलों में डीएफओ को नोडल अधिकारी अपॉइंट करने के निर्देश जारी कर दिए। किसी भी असामान्य घटना पर तत्काल खबर देने को कहा गया। आम लोगों से अपील की गई है कि किसी भी मरे हुए पक्षी को टच ना करें। वेटलैंड के पक्षियों पर खास नजर है। कंजर्वेटर्स को ये भी कहा गया है कि प्रत्येक जनपद के लिए वो एक नोडल अधिकारी किसी डीएफओ को बना दें और एक हेल्पलाइन नंबर भी दें जहाँ पे कि पब्लिक सूचना दे। और विभाग का जो अनुरोध है पब्लिक से वो यही है कि अगर मृत पक्षी पाए जाते हैं तो ना तो उन्हें छुएं और ना ही उन्हें अपने स्तर से डिस्पोज करने की कोशिश करें। वन विभाग के अलावा पशुपालन विभाग भी अलर्ट मोड में है। मंत्री रेखा आर्य ने बैठक बुलाकर हालात की समीक्षा की और बताया कि घरेलू पक्षियों में संक्रमण का कोई केस अब तक नहीं मिला है। बर्ड फ्लू अभी जो हमारे जंगली पक्षी हैं उनमें अभी दिखाई पड़ रहा है।
मैं देखती हूँ कि जितना हमारे पूरे प्रदेश में पोल्ट्री फार्म हैं, अभी मुर्गियों में किसी प्रकार का संक्रमण या मुर्गियों में इस प्रकार के कोई केसेस जो है अभी उत्तराखंड में नहीं दिखाई दिए हैं। पिरान गलियर में जो मुर्गियों की मौत हुई है उसके लिए जांच के आदेश दिए हुए हैं, उसकी सैंपलिंग करा दी गई है और उसकी सैंपलिंग पशुपलोक से अब IVRI बरेली जो है भेजी जा चुकी है। वहां से जो रिपोर्ट आएगी उसी के अनुसार कुछ कहने में हम लोग सक्षम होंगे। हालांकि रुड़की में कुछ मुर्गियों की मौत जरूर हुई है, इनके सैंपल जांच के लिए बरेली भेजे गए हैं। वन विभाग बर्ड फ्लू से निपटने के लिए एक्स्ट्रा बजट जारी कर रहा है, तो डर और भ्रम को दूर करने के लिए 14 जनवरी को बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। सबसे बड़ी सलाह यही है कि बचाव ही सुरक्षा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। राजी टाइगर रिजर्व में रेलोकेट किए गए बाघ के मामले में देहरादून फॉरेस्ट डिवीजन में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और कहा गया है कि बाघ के दिखते ही इसकी सूचना दी जाए। वहीं बाघ को जंगल में ही रखना पार्क प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। आपको बता दें कि बाघ को रिलोकेट करने के दौरान रेडियो कॉलर निकल गया था और बाघ जंगल में चला गया था। राजी टाइगर रिजर्व में रिलोकेट किए जा रहे टाइगर के गले से रेडियो कॉलर निकल जाने के मामले को फॉरेस्ट चीफ राजीव भरतरी ने गंभीरता से लिया है। भरतरी ने माना है कि रेडियो कॉलर के अभाव में टाइगर को मॉनिटर करना विभाग के लिए अब चुनौती बन गया है। भरतरी का कहना है कि टाइगर ट्रांसलोकेशन इस ऑपरेशन की समीक्षा की जाएगी और भविष्य में ऐसे मामलों में NTCA के नॉर्म्स के पालन को सुनिश्चित किया जाएगा। रेडियो कॉलर के छिटक जाने से जो है निश्चित रूप से मॉनिटरिंग के लिए जो है वो एक चैलेंज पैदा हुई है और विभाग को अधिक प्रयास करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से हम जो NTCA ने जो प्रोटोकॉल SOP निर्धारित कर रखा है रिलोकेशन का टाइगर का, तो उसके दृष्टिगत रखते हुए दोबारा से पूरी समीक्षा की जाएगी कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून फॉरेस्ट डिवीजन के भोगपुर में जंगली जानवरों से बचने के लिए बगीचे में लगाए गए फंदे में मंगलवार को एक लेपर्ड फंस गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची फॉरेस्ट टीम ने इस लेपर्ड को रेस्क्यू किया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुलदार का रेस्क्यू किस तरीके से वहां पर किया गया। फंदे में गुलदार वहां पर फंस गया था और उसके बाद वहां पर इसका रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर वन विभाग की टीम ने इस रेस्क्यू को किया है। उत्तराखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मंगलवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित युवा चेतना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के युवाओं को खुशखबरी देते हुए कहा कि सरकार अगले हफ्ते तक यूथ कमीशन के गठन की घोषणा कर देगी। सीएम युवा चेतना दिवस के तहत प्रतिभावान छात्र छात्राओं और युवा उद्यमियों से वर्चुअल संवाद कर रहे थे। सीएम ने चमोली से लेकर पिथौरागढ़ तक युवाओं छात्र छात्राओं की समस्याओं और सुझावों को गौर से सुना। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस की बड़ी परीक्षा इस साल होनी है, यानी सल्ट विधानसभा सीट का उपचुनाव तय करेगा पार्टियों और प्रभारियों की परफॉर्मेंस कैसी है। साल 2020 में विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद खाली हुई थी। दो 2022 में कौन सरकार बनाएगा ये तय होने में अभी वक्त है, लेकिन सल्ट सीट का उपचुनाव इसी साल होना है और सल्ट का रिजल्ट काफी हद तक साफ कर देगा कि कौन 2022 के लिए कितना तैयार है। यानी सल्ट का उपचुनाव दोनों पार्टियों के अध्यक्षों, प्रभारियों और नेताओं की काबिलियत का इम्तिहान होगा। बीजेपी का दावा है कि 2017 से लेकर अब तक वो 12 चुनाव जीत चुकी है और 13वां भी पार्टी के नाम ही होगा। 12 के 12 उपचुनाव में या पूर्ण चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से चुनाव जीती है और रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीती है। जहां तक पंचायत चुनाव है तो आज तक का सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन हमारा रहा। बीजेपी के रिजल्ट और दावों के मुताबिक कांग्रेस के लिए चुनाव बड़ी चुनौती है, लेकिन 2022 की तैयारियों में जुटे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को भरोसा है कि सल्ट में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। सल्ट का चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम पूरी मजबूती के साथ सल्ट के विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे।
बीजेपी के विधायक सुरेंद्र जीना के निधन के बाद सल्ट सीट खाली हुई है। ऐसे में सरकार के आखिरी साल में होने वाले इस उपचुनाव से भले ही कोई बड़ा फर्क न पड़े, लेकिन दोनों पार्टियां चुनाव कैसे और किस रणनीति से लड़ेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्वागत है। ब्रेक के बाद नैनीताल से खबर है। हल्द्वानी में पार्क पर नियम के खिलाफ व्यावसायिक उपयोग पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने SS कुमार कंपनी, सौरभ रिजॉर्ट समेत और भी कई लोगों को नोटिस जारी किया है और चीफ जस्टिस कोर्ट ने 4 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हल्द्वानी के रहने वाले ललित मोहन नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इसके उपयोग पर रोक लगाने की मांग की है। कोर्ट अब इस मामले पर मार्च में सुनवाई करेगा। हल्द्वानी में एक फायरिंग करते हुए कुछ युवकों का वीडियो वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि चर्च कंपाउंड में कुछ युवक खुलेआम फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं। युवकों का फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे आसपास के लोग दहशत में हैं। फिलहाल फायरिंग करने वालों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक कुली बेगार आंदोलन के 100 साल पूरे हो चुके हैं। 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर के संगम में एक ऐसे आंदोलन का आगाज हुआ था जिसने महात्मा गांधी को भी झकझोर दिया था। वैसे तो कुमाऊं में कुली बेगार यानी मुफ्त में काम कराने की कुप्रथा चंद शासकों के समय से जारी थी, जिसे गोरखा शासकों ने बदस्तूर जारी रखा। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के आने पर कुछ समय के लिए इस प्रथा पर रोक लग गई। लेकिन साल 1913 से ब्रिटिश शासकों ने बकायदा इसे रजिस्टर मेंटेन करने के साथ बहाल कर दिया। इस कुप्रथा के तहत हर गांव के प्रधान से नियमित समय पर निश्चित कुलियों को मांगा जाता था, जिनका नाम रजिस्टर में दर्ज भी रहता था। लेकिन इन कुलियों को कोई भी मेहनताना नहीं दिया जाता था। तो लोगों को मुफ्त में अंग्रेजों का सामान ढोना पड़ता था, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना पड़ता था, अपने जरूरी काम छोड़कर जाना पड़ता था। इस कुप्रथा से लोग तंग आ चुके थे। इसी के विरोध में 1921 में कुली बेगार आंदोलन हुआ। 14 जनवरी 1921 को इस कुप्रथा के खिलाफ स्थानीय लोगों ने बिगुल छेड़ दिया। कुमाऊं केसरी BD पांडे, विक्टर मोहन जोशी, हरगोविंद पंत और श्यामलाल जैसे आजादी के परवानों ने उत्तरायणी के दिन बागेश्वर के संगम में जन आंदोलन का आगाज किया। कहा जाता है कि इस दिन करीब 40,000 लोग सरयू और गोमती के संगम पर पहुंचे। इसी संगम पर आंदोलनकारियों ने कुली बेगार के रजिस्ट्रारों को भी बहाया। पंडित हरगोविंद पंत बिल्कुल एक ऋषि के समान वो जाने जाते थे अपने समय में। इसके बावजूद भी उनका कार्य क्षेत्र ऐसा रहा है जिसकी कि हम आज कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो स्वतंत्रता संग्राम से लगातार जुड़े रहे। कुली बेगार में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। इस आंदोलन से महात्मा गांधी इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी किताब यंग इंडिया में इसे रक्तहीन क्रांति नाम दिया। यही नहीं, बाद में बागेश्वर की चुनौंदा में महात्मा गांधी ने गांधी आश्रम की स्थापना भी की। कुली बेगार आंदोलन के बाद ये इलाका आजादी के आंदोलन का केंद्र बिंदु भी बना। आज भी हर साल उत्तरायणी के दिन से यहाँ राजनीतिक स्टॉल सजने लगते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तरकाशी जिले में हुई पिछले दिनों में बर्फबारी ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों को बर्फ से ढक दिया है और गंगोत्री धाम सहित अस्सी गंगा घाटी के डोडीताल पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। यहां बर्फबारी का मजा लेने पर्यटक पहुंच रहे हैं। पर्यटकों का एक दल डोडीताल से लौटते हुए नेपाली गानों पर थिरकते हुए दिखे। पहाड़ के जंगलों में लगने वाली आग का एक कारण पिरुल भी है, लेकिन अब चिड़ के पत्ते की टिक्कियां आपके घर को सुगंधित करेंगी और सर्दियों में गर्मी भी देंगी। देखिए रिपोर्ट। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान समय समय पर नई शोध करता रहा है। पिरूल के कोयला बनाकर जलाए जाते हैं, लेकिन इस बार पिरूल से टिक्की बनाई गई है जो आग सेकने के साथ ही घरों को भी सुगंधित करेगी।
पिरूल को ही कंप्रेस कर बगैर कोयला बनाए पिरूल की टिक्की बनाई जा रही है और ये काम नैनीताल के श्याम खेत में हो रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य ये था कि पिरूल जो हमारा बहुत दायित्व होता है और आग का एक प्रमुख कारण है, इसका हम क्या कोई और इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि उसको कोयला पहले ना बनाना पड़े, सीधा पिरूल ही इस्तेमाल हो जाए। तो उन लोगों ने एक मशीन का इजाद की है। इसमें जंगल में पड़े चीड़ के पत्ते यानी पिरूल में आग लगने से हर साल करोड़ों की वन संपदा स्वाहा हो जाती है, लेकिन अब इसका उपयोग होगा तो घटनाओं में कमी आएगी। चीड़ की टिक्की में लेंटाना, लेमन घास समेत कई औषधियों का भी प्रयोग किया जाएगा। टिक्की जलाने के बाद आसपास के क्षेत्र सुगंधित रहते हैं और मच्छर मक्खियाँ भी भाग जाती हैं। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान का प्रयास ग्रामीणों को रोजगार देने के साथ साथ जंगलों की भी रक्षा करेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।